हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, अभी हम लोग क्या लेकर चल रहे थे स्टोइकियोमेट्री में। हम लोगों ने टाइट्रेशंस का पार्ट सब पढ़ा था, आइडियोमेट्री और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। एन फैक्टर्स भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा से देखा था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से देखा था। और जिन बच्चों को एन फैक्टर्स निकालने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो ढेर सारे ट्रिक्स से बना मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसे डेफिनेट देखें। आई एम श्योर कि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसके बाद बचने वाला नहीं जो कि वो ना बने। ओके, तो चलिए, तो अभी हम लोग देखने आ रहे हैं। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन। ओके, जैसा आप टाइट्रेशन के बारे में जानते हैं कि टाइट्रेशन क्या है। सिंपल टाइट्रेशन एक होता है ना, एक बैक टाइट्रेशन और एक डबल टाइट्रेशन। तो सिंपल टाइट्रेशन में कुछ होता नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग मात्र दो रहता है, इस तरह से कुछ दो रहेगा। एक इसका आपको N1 V1 मान लिया जाए दिया हुआ है, इसका भी आपको N2 V2 में, इसमें चार में से हो सकता है कि आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़े। ओके, तो आप डायरेक्टली इक्वल कर देंगे। तीन चीज अगर तीन नोन है तो एक अननोन निकल जाएगा। इसी तरह ये चार में से कोई भी तीन जो है नोन रहेगा और आपको एक अननोन निकालना पड़ेगा। बस यही सिंपल टाइट्रेशन में रहता है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, जो भी एग्जाम में आता है हमारा पर्पस है कि बस वो सॉल्व हो। दूसरा आपका आता है बच्चों बैक टाइट्रेशन। जो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लिया जाए कोई भी एसिड है। ओके, यहाँ पर वो बेस है। यहाँ पर अगर एसिड आपका लिमिटेड अमाउंट में है, ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, लिमिटिंग एजेंट कहिए या फिर लिमिटेड अमाउंट है। ओके, और यहाँ पर ये N2V2 है। क्या हुआ बच्चों, ये सॉल्ट बनाया है ना, ये सॉल्ट बनाया। जब ये लिमिटेड है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, N1V1 होगा। हम लोग जानते हैं एज पर द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो रिएक्टेड पार्ट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट। यस, ओके बच्चों, यहां पर आपको जो लेफ्ट बेस है वो तो बच जाएगा, है ना। तो कितना बचा, N2V2 माइनस N1V1, ये अमाउंट आपका बच गया। ध्यान से, यहां पर ये अमाउंट बच गया। अगर यही बचा हुआ लेफ्ट अमाउंट अगेन रिएक्शन कर जाए किसी एसिड से, ओके, और यहां ध्यान से उतना एसिड होना चाहिए जितना कि ये खत्म हो जाए। अगर ये आपका N3V3 आ रहा होता है तो ये आपका N3V3 होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी इसका कंडीशन होता है बैक टाइट्रेशन का कि एक चीज जो है आपका एक्सेस में हो, जिसको आपको एग्जाम में क्या वर्ड यूज करके रहता है, एक्सेस। ओके, जो एक्सेस बचा वो फर्दर जो है एसिड से रिएक्शन करता है। एसिड का जो क्वांटिटी अक्सर आपको जो उतना दिया रहता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकली जो करे लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहता है, एकदम से सेम। वो एसिड कुछ इससे इसके बराबर कुछ इस तरह होगा, जो भी लेफ्ट होगा उसके बराबर का आपका इक्विवेलेंट दिया रहेगा। ये क्या होता है बच्चों, N1V1 क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना। ml में है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप। चलिए, तो ये आपका बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैं आपको मस्त ट्रिक्स दे रहा हूं। ओके, क्या है बच्चों, यहां पर आपका जो ट्रिक्स है, सीधा आप क्या कीजिए, जो भी एक्सेस में आपको दिख रहा होता है, जो भी एक्सेस में आपको दिख रहा होता है, क्या एक्सेस में है, ध्यान से, यहां पर बेस। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली N2V2 कर देंगे इक्वल टू जो दो एसिड दिया हुआ है ना, एक ये एसिड और एक वो एसिड। कितना है, N1V1 N3V3। सीधा से ये लगाएंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन लिखता है लेकिन वो इस एक लाइन में सिंपल से बन जाएगा। ये आपको कभी ना भूले, सिंपल, बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाया। अब चलिए हम लोग दूसरे चीजों को देखते हैं, यानी डबल टाइट्रेशन। दो बच्चों, डबल टाइट्रेशन जो है ये आपको इंडिकेटर्स थोड़ा सा समझना होगा। ओके, देखिए फिनोप्थेलिन जो होता है, फिनोप्थेलिन
ये क्या होता है ना बच्चों, ये एक वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड, ठीक है। और ये कब काम करता है, जब जिस आप सॉल्यूशन में आपने उसको डाला, ओके, आपने उसको डाला, अगर उसका वैल्यू ऐसे 8.3 टू 10.5 देता है। आप इजी करिए, एग्जाम को उतना रटना आपको नहीं चाहिए, एग्जाम अगर पास करना है तो 8.3 टू 10.5 ऐसा करके, या 10.2 कहीं लिखा रहता है, आप सिंपल इसको याद कीजिए कि 8 टू 10 में ये सेंस करेगा, यानी ये अपना काम करेगा, ये इस इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये बताएगा। इसको नॉर्मली हम लोग HPH करके डिनोट करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, एसिड पार्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि यही आपको डिसोसिएट कर जाता है, डिसोसिएट करके यहां पर PH माइनस बना। ये आपका क्या है, बेसिक पार्ट है, ओके। इस बेसिक पार्ट में इसका कलर क्या होता है, पिंक, और इसमें होता है कलरलेस। इसमें क्या होता है, कलरलेस। इस बेसिक पार्ट में इसका अर्थ समझिए आप, इसका ये अर्थ है कि अगर आप यहां पर बेस डाल दिए तो बेस क्या करेगा, OH माइनस जैसे आएगा वो क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा तो सॉल्यूशन में H प्लस को इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये और ज्यादा टूटता है, क्योंकि ये कम हो गया, लेकिन सॉल्यूशन में कम न रहे। आप आगे चलकर पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, मैं उस टर्म को अभी यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से 10th के बच्चे जो अभी 11th में आए हैं वो उस चीज को नहीं पढ़े हैं, और हो सकता है कि उन्हें कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं वो टर्म को यूज नहीं करूंगा। जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ होना शुरू होता है, H प्लस कम होना शुरू होता है, तो इसलिए ये और ज्यादा ब्रेक करता है, और ज्यादा ब्रेक करता है तो ये PH माइनस यानी पिंक में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं इसको कि बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या देता है, पिंक देता है, ठीक है। और एसिड मीडियम में कलरलेस रहता है, समझ गया बात। तो अब देखिए यहां पर, यहां होता क्या है बच्चों कि आपको दूसरा एक आता है आपको मिथाइल ऑरेंज, ओके। ये क्या करेगा, ये भी इसी तरह टूटता है और OH माइनस में, है ना। अब इसका देखिए, इसका आपको ध्यान देना है कि क्या रहता है, मिथाइल ऑरेंज का 3.2 से कहीं पर लिखा रहेगा, 3.2 से 5.2। आप नॉर्मली इसका पीएच रेंज क्या याद करें, 3 to 5। अब क्या होगा, ये कब सेंस करेगा, ये आप देख रहे हैं कि एसिड मीडियम में है ना, एसिड मीडियम में है। अब होता क्या है कि ये एसिडिक पार्ट जो उसका होता है, ये जो शुरू में आप जो देख रहे हो, ये जो आप शुरू में क्या क्या देख रहे हो, MEOH, है ना। ये MEOH जो है, ये सिंपल आपको ऑरेंज से मिथाइल ऑरेंज है, ये इसका नाम लिख लीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज है। ये येलो कलर की ओर जाता है, येलो कलर की ओर जाता है। ये क्या है, एसिडिक पार्ट है, यानी एसिड में ये क्या दिया, येलो, ठीक है। तो ये इन चीजों को आपको देखना होता है। चलिए अब हम लोग इसका यूज क्या है, देखिए आप यहां पर ध्यान दो। ये इसका पीएच रेंज मैंने आपको बताया था 3 to 5, ठीक है। ये जो मैं बताया हूं पीएच रेंज, ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो होता क्या है कि जो इसमें डबल टाइट्रेशन में जो चलता है, कुछ पार्ट्स जो चलता है हमारा, हम इसमें लेते हैं पॉलीट्रोपिक, जिसमें कि पॉलीट्रोटिक एसिड लेते हैं। इसका क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ दो कंडीशन है आपको, एक तो वीक एसिड होना चाहिए, दूसरा उसमें प्रोटॉन जो है मोर देन 1 होना चाहिए। वीक एसिड से मेरा मतलब ये है, ये भी तो वीक एसिड है, लेकिन यहाँ पर एक ही H है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए, ये भी एक कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, ये चलेगा, ओके। H2 ये नहीं चलेगा, H2C2O4। यहाँ भी देखिए, ये भी आपको ऑक्जेलिक एसिड, ये भी चलेगा, यहाँ पर ये भी मोर देन 1
प्रोटॉन यहाँ पर आपको H+ निकलने का दिख रहा है। तो इस टाइप के जो आपको कंपाउंड होते हैं वो दो इक्विवेलेंट पॉइंट देते हैं। जब दो इक्विवेलेंट पॉइंट देते हैं तो यहीं पर हम लोग इनका क्या करते हैं, टाइट्रेशन के थ्रू जो डिफरेंट टाइप्स के इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं वहां पर ब्रेक करके कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। अभी आप थोड़ी देर में इसे समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जब नॉर्मली क्या होता है कि H2 अगर हम लोग इसे देखें, ध्यान से देखिएगा, H2CO3, ठीक है, ये क्या होता है, वीक एसिड है और ये क्या NaOH से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Na2CO3, ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है। जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, अगर हम यहां पर ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से यहां पर आपको देखना है, इसे अगर हम इस रिएक्शन को HCl से रिएक्शन कराए इसे, ठीक है, तो यहां पर पहला पार्ट में क्या आता है, ये 2 स्टेज में होता है, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। ये स्टेज 1 में आप देखिए Na2CO3 जो होता है, ये अगर HCl से रिएक्शन करे तो सोडियम बाई कार्बोनेट निकलता है और फिर आगे क्या निकलने जा रहा है, आगे आपका NaCl निकला, सिंपल है, NaCl, ओके। इसका जो pH रेंज यहां पर आपको मिलता है, ये जो pH रेंज यहां पर आता है, इसका 8.3 इक्विवेलेंस पॉइंट रहता है। इक्विवेलेंस पॉइंट 8.3 रहता है। तो बच्चों होता क्या है, ये आपका किसके रेंज में आ गया, फिनोप्थेलिन। ध्यान से यहां पर फिनॉल, क्योंकि हम लोगों ने तुरंत अभी डिस्कस किया था, कि फिनोप्थेलिन का 8 to 10 रहता है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉल्ट है ये किससे बना होता है, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यही है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसका क्या होता है बच्चों, कुछ ग्राफ जो होता है आपको, यहां अगर pH चले, ठीक है, और यहां पर आपको कुछ भी बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, इस साइड, तो जो कुछ रेंज आता है आपका कुछ इस तरह से आता है, सॉरी, कुछ इस तरह से आता है आपको रेंज, ओके। ये जो आता है बच्चों, ये कुछ 10 के आसपास आता है, ये 4 के आसपास आता है। ये कब के लिए होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीटली इस तरह से हो जा रहा होता है। तो आप देखिए ये 4 के आसपास जो आ रहा है, ये 4 के आसपास, ये किसका एरिया होता है, मिथाइल ऑरेंज का, और ये जो एरिया किसका होता है, यानी 8 to 10 के आसपास, अगर ये 8 है, यहां पर आपको अगर 6 कर दे हम या 5 कर दे, तो आप ये बताओ ये किसका एरिया है, मिथाइल ऑरेंज का। अभी आपका जो रिएक्शन है, इसका ये मेरा कहना है, ये जो रिएक्शन है वो इस पार्ट का है। यहां पर कौन दिखाएगा, कौन अपना ये इंडिकेटर, यानी इंडिकेट कौन करेगा, इंडिकेटर क्या कहते हैं, वो इंडिकेट जो करता है ना, तो इंडिकेट करेगा कि भाई आपका फर्स्ट स्टेज यहां पर आ गया है, अगर वो फिनोप्थेलिन के अकॉर्डिंग बिहेव किया तो, ठीक है। फिनोप्थेलिन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने कहा था कि बेस में वो पिंक दिखेगा, ठीक है, पिंक अब दिखना स्टार्ट किया, यानी कि आपका ये स्टेज या ये वाला स्टेज आ चुका है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को अब हम लोग यहां पर लिखते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, स्टेज 2, यहां अगर आप समझ गए तो ये पूरा चीज समझ जाएंगे। और नॉर्मली ये चीज कहीं पर ठीक से बताता नहीं है, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुतों को, इसलिए वो स्किप कर देते हैं और बच्चे हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्दर जो है बच्चों, ये फिर से HCl से रिएक्शन करता है और यहाँ क्या बनता है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या बनेगा, Na2CO3, हाँ, NO2CO3
प्लस CO2, ठीक है। और क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होगा आपको H2CO3 और NaCl, ओके। यहां पर आप 2 कर दें और शायद आपका बैलेंस हो चुका है क्या? ठीक है। NaCl यहां पर इस 2 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका रिएक्शन यहां पर हुआ। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर अब आपको एसिड प्रकट हो रहा है, ठीक है। एसिड प्रकट हो रहा है यानी कि 7 से नीचे जो सेकेंड स्टेज का जो आएगा pH वैल्यू, वट एवर बी द pH वैल्यू, बट इट विल कम अंडर द एसिडिक रेंज, जो कि 4 to 5 के बीच में आता है। तो यहां पर कौन सा करेगा, यहां पर सेंस, ये एरिया हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का, ये एरिया हो गया मिथाइल ऑरेंज का। तो बच्चों यहां टाइट्रेशन में मेरा क्या कहना है, टाइट्रेशन में कहना है, पहला तो ये बात है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मोर अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराए, अगर हमने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का यूज किया है तो ये रिएक्शन स्टेज 1 पर रुक जाएगा। अगर हमने स्टेज 2 यानी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया है तो ये यहां से चलेगा और डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के लिए आपको क्या हो गया, यानी जब हम मिथाइल ऑरेंज हम लगाए, इस इंडिकेटर को लगाए, तो जो आपका Na2CO3 हम जो शुरू में लिए थे और यहां पर HCl लिए, डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, H2CO3, ठीक है। H2CO3 प्लस यहां पर 2NaCl डायरेक्टली, ठीक है। अब सवाल आता है बच्चों कि ये फिनोप्थेलिन जो है एक तो अपने इक्विवेलेंस पॉइंट पर ही दे सकता है कोई भी इंडिकेटर जो है इंडिकेट करेगा, क्योंकि इंडिकेटर का काम क्या है, केवल ये काम है कि वो इंडिकेट करेगा, वो कोई रिएक्शन में हेल्प नहीं करता है, रिएक्शन कराता और आता नहीं है, केवल इंडिकेट करेगा कि भाई इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। अब आप अपना नोक को बंद कीजिए, जो ऊपर से जो आप डालते हैं, नीचे में आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, वो इक्विवेलेंट, वो कलर के थ्रू इंडिकेट करता है, यही काम होता है। तो ये अपने रेंज में इंडिकेट कर दिया पिंक कलर देकर कि भाई अब स्टॉप हो। इधर ये जो है मिथाइल ऑरेंज का भी वही काम है। तो चलिए ये हम जान गए कि मिथाइल ऑरेंज देगा तो डायरेक्टली कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, और ये तो इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है कि आप फिनोप्थेलिन दो या फिर कुछ दो, ये अपने आप होगा ही। तो अब हम इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको न्यूमेरिकल पर कैसे बनाएं, उसके लिए हम लोग समराइज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक लाइन में आप इसको समझने के बाद बनाएंगे। देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहां पर वॉल्यूम ऑफ HCl ले रहे हैं, ध्यान से यहां पर वॉल्यूम ऑफ HCl ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर आप देखिएगा, एक पार्ट को हम लोग फिनोप्थेलिन के लिए ये कर रहे हैं और दूसरा पार्ट को मिथाइल ऑरेंज के लिए। कहने का मेरा क्या मतलब है अभी आप समझेंगे। फिर हम लोग यहां पर वॉल्यूम ऑफ HCl अगेन ले रहे हैं और इसको फिर से 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस में HPH यानी कि फिनोप्थेलिन ले रहे हैं, और सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या किए, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज तो आप देखे ही, हम लोग मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं, ओके। तो यहां देखिए अब क्या होगा, यहां पर आपके पास जो मिक्सचर है, अब आप मिक्सचर पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मिक्सचर के पास के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। यहां NaOH आपके पास है, ठीक है।
यहाँ पर आपके पास NaOH है, एक है Na2CO3 और एक है NaHCO3 है। हम लोग इसी तीन को यहाँ पर अब रखने जा रहे हैं, ठीक है, मिक्सचर को। और उसके प्रति HCl का इस इंडिकेटर के प्रेजेंस में क्या बिहेवियर होगा, उस मिक्सचर का इस इंडिकेटर के प्रति क्या बिहेवियर होगा। अगर हम लोग इसको 1 by 1 करके डाल रहे हैं तो फिर क्या होगा। मान लिया जाए बच्चों अगर ये X इक्विवेलेंट है, अगर ये Y इक्विवेलेंट है और अगर ये Z इक्विवेलेंट है, हमने इस टाइप का डाला है, X इक्विवेलेंट, Y इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां पर अगर हम लोगों ने डाला क्या, NaOH जो X इक्विवेलेंट है और यहां पर Na2CO3 जो Y इक्विवेलेंट है। आपको जो न्यूमेरिकल में लगाना है कि HPH अगर आपने डाला है तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा हो जाएगा खर्च, HCl यानी कि X इक्विवेलेंट लगेगा, और Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वो फर्स्ट स्टेज के बाद रुक जाएगा। हमने देखा था इसके पहले थ्योरी में, यानी ये कितना है भाई, Z इक्विवेलेंट है, तो Z या फिर ये Y है ना, ये Na2CO3 आप ले रहे हैं तो ये पहला आधा में ही रुक जाएगा, यानी Y/2 ही खर्च होगा। ये जो अब रेस्ट बचा, अब मान लिया जाए, ठीक है, हाँ, ये तो हो गया कि फिनोप्थेलिन के साथ बिहेवियर। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज लगा दिया, पूरा का पूरा रिएक्शन एक बार में कर जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाएगा। ये तो पूरा सेकंड स्टेज भी एक बार में ही हो जाता है। अब चलिए इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग दो पार्ट में, पहले हम क्या किए कि फिनोप्थेलिन यूज किए, उसके बाद हमने क्या किया कि मिथाइल ऑरेंज लगाया। जब पहला बार में हम लोगों ने ऐसा किया तो X प्लस Y/2, ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेज का जो बचा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहां पर कुछ चेंज कर रहे हैं अपना, ये मिक्सचर नंबर 1, ये मिक्सचर नंबर 2। अगर यहां पर NaOH प्लस Na सोडियम बाइकार्बोनेट है तो यहां पर क्या होगा, फिर फिनोप्थेलिन पूरा कर जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट करता नहीं है तो 0 है ना। और मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, ये तो सब टोटल से कर जाएगा। ये कितना हम लोग, ये इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट Z ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग X लिए थे, तो यहाँ X प्लस Z। अगेन इस थ्योरी पर देखिए तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या कितना खर्च होगा, ये X, ये कितना, ये तो होगा ही नहीं। अब आइए आप मिथाइल ऑरेंज के लिए, तो मिथाइल ऑरेंज क्या बचेगा, इसके पास क्या बचा, केवल यही करने को बचा, तो Z इक्विवेलेंट ये खर्च करेगा, है ना। यानी मिथाइल ऑरेंज के समय HCl के लिए आपको इक्वेट करना है इस Z इक्विवेलेंट से। हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, आराम से समझेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा मिक्सचर आपके पास है, सिंपल है। तीसरा मिक्सचर आपके पास क्या बचा, Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर अगेन जो है फिनोप्थेलिन इसको फर्स्ट स्टेज पर ही रोक देगा। इसको हम लोग कितना लिए थे, X, तो ये X/2, और ये इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज हम लोगों ने लिया, तो मिथाइल ऑरेंज के लिए तो ये जो भी बचा है या फिर जो भी है ये सारा का सारा रिएक्शन करेगा, यानी X प्लस ये बाइकार्बोनेट के लिए Z हम लोगों ने लिया है Z, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग 1 by 1 का जब यूज करते हैं कि पहला स्टेज में हम लोग फर्स्ट स्टेज में फिनोप्थेलिन डाले थे, सेकंड स्टेज में मिथाइल ऑरेंज। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहला स्टेज में फिर वही X/2 किया और इस वक्त तो कुछ किया ही नहीं था, तो जो अगला सेकंड स्टेज में क्या बचा है, नेक्स्ट X/2 और यहाँ पर Z, जो Z ये है ना, वो टोटल सेकंड स्टेज का कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, बस यही है। तो इक्विवेलेंट आपको बैलेंस करना है, ठीक है, यहां पर ध्यान से आप इक्विवेलेंट आपको बैलेंस करना है, समझ रहे हैं बात को। तो स्टेज 1 के रिएक्शन को, स्टेज 2 के रिएक्शन को आप अच्छे से समझें, प्लस उसका क्या पीएच रेंज है वो अच्छे से समझें, यही चीज है बच्चों। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल
अभी हम लोग न्यूमेरिकल एक देखेंगे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, इसका अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल जो है सभी चीजों को रखे हुए हैं अपने आप में। ओके, चलो यहां पर क्या है, जो क्वेश्चन कर रहा है 500 ml कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपका 2.65 ग्राम Na2CO3 है। ध्यान से यहाँ पर कितना है 500 ml, ये चीज को ध्यान से देखना है। और 4 ग्राम आपका क्या है NaOH है। ओके, और इसी चीज का 20 ml, यहाँ ध्यान से फिर से 20 ml, हमारे पास वो 500 ml है, लेकिन मात्र 20 ml ऑफ सॉल्यूशन को लेंगे और उसका टाइटर वैल्यू यहाँ पर H2SO4 दिया है। हमने आपको HCl पढ़ाया था, लेकिन इस बार जानबूझकर कुछ चेंज किया है H2SO4। दिक्कत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी में ही सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। तो टाइटर वैल्यू क्या कहलाता है, जो वॉल्यूम जहां पर आपको ऊपर से नोब को बंद कर लेना है देखकर, टाइटर वैल्यू यहां पर निकालना है। कब के लिए, जब यहां पर आपने पहला केस में मिथाइल ऑरेंज यूज किया, दूसरा केस में फिनोप्थलीन यूज किया, तब के लिए। ठीक है, टाइटर वैल्यू ध्यान से यहां पर तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, ठीक है, जब यहाँ 20 ml दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर N1B1 अगर हम लोग यहाँ डायरेक्टली लगा दे, ये मिथाइल ऑरेंज का तो आप जान ही रहे हैं भाई, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, Na2CO3 को डायरेक्टली वहां पूरा का पूरा रिएक्शन करेगा, स्टेज 2 तक कंप्लीट करेगा। और NaOH के साथ तो दोनों करता है, उसके साथ तो दोनों में से किसी का टेंशन नहीं है, ये भी करेगा NaOH से और ये भी करेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट करेगा आपको Na2CO3 से, और ये हाफ करेगा Na2CO3 से, यही चीज है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप क्या करोगे, यहां पर 2.65 आपका दिया हुआ है, कितने के लिए, 500 ml के लिए। इसका हम लोग क्या करते हैं, N1 नॉर्मेलिटी निकालते हैं। इसका आपको पता है Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट अगर देखो तो 106 होता है, N फैक्टर 2 होता है। जब भी कोई सॉल्ट होता है, फिर से मैं बता दूं कि उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड N फैक्टर। यहां पर किसी सॉल्ट के लिए, तो यहां पर 2 Na2 है, यानी कि इसका N फैक्टर 2 है। तो चलिए, इसको अगर हम लोग देखेंगे, नॉर्मेलिटी निकालना है, तो 2.65 इसका 106/2। ओके, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। और सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, हाफ लीटर है, तो यानी हाफ लीटर है, तो यहां भी आपको ऐसा कर दिया आपने। ठीक है, ये आपको नॉर्मेलिटी आ गया। ध्यान से, यहां पर वेट है ना, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट पर लीटर निकालते हैं, तो हाफ लीटर है, यही हाफ लीटर को हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया बताइए। यहां नॉर्मेलिटी हमारे पास कुछ इस तरह से 0.1 आ रहा है। ठीक है, यहां पर इसका नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.1 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह करके अगर हम लोग NaOH के लिए देखें, NaOH के लिए, ठीक है, अब ये किसके लिए हो गया, Na2CO3। अब NaOH के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 ग्राम उसी तरह से, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, इसका N फैक्टर 1, कितना सॉल्यूशन है, हाफ लीटर। इसको अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, ये 10 बार में कट गया, और ये यानी कि 0.2, ये किसके लिए, NaOH के लिए। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि NaOH के लिए हमारे पास कितना आ गया, 0.2, और इसके लिए 0.1। बस हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए, नेक्स्ट आपको ये MEOH के लिए निकालना है। तो यहां पर MEOH के लिए टोटल हम लोग कितना खर्च किए, इसका अगर हम लोग N1B1 ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू
ये टोटल खर्च हो गया, स्टेज 2 तक गया। स्टेज 2 तक जाने के लिए 0.1 कितना यूज किए थे हम लोग, 20 ml, है ना। तो 20 ml इक्वल टू, ये सॉरी प्लस, यहाँ पर ध्यान से प्लस, क्योंकि ये दोनों से रिएक्शन करेगा अच्छे से। यहाँ पर फिर 0.2, ये भी 20 है, तो कितना आ गया, ये 2 × 4 6। यहां पर क्या हुआ, ये आपको कितना आया, 0.2 × 20, 0.2 × 20, ठीक है। अब यहां पर बच्चों इसका नॉर्मेलिटी H2SO4 का कितना दिया हुआ है, 1/10 × V1, तो V1 यहां से कितना आ गया, 6 × 10 यानी 60 cc। क्लियर। मिथाइल ऑरेंज के साथ हमारा कितना आ गया, मिथाइल ऑरेंज के साथ ये वाला केस किसके लिए है, ये आपका पहला केस है मिथाइल ऑरेंज के साथ। अब जो है आपका सेकेंड केस क्या आ रहा है, सेकेंड केस है आपका यहां पर से, ध्यान से, अगर हम केवल फिनोप्थेलिन को यूज करें तो ये स्टेज 1 पर रुक जाएगा। हमने डिस्कस किया था, ये स्टेज 1 पर रुक जाएगा, यानी ये जो भी खर्च हुआ है, ये चीज 0.1 वाला, ये क्या होगा, ये आधा ही खर्च होगा, है ना। हमने डिस्कस कर लिया था कि स्टेज 1 पर फिनिश होगा, यानी ये आधा खर्च होगा, आधा खर्च होगा, तो यहाँ भी /2, ये आंसर 2 के लिए है। तो कितना आ गया ये, और यहां तो टोटल खर्च होगा, ये कितना आ गया, 5, ठीक है। तो 5 आया बच्चों, तो ये हाफ खर्च हुआ। और यहां पर एक और चीज आपका ये है कि इसका इक्विवेलेंट कितना चल रहा है, 0.2, ठीक है, ये हाफ, 4, 2/2, 1/5, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपका कितना आ रहा है, 10 यहां पर है, तो ये 5 यानी ये 50 cc, कुछ 50 cc करके आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस आप देख लो, कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार जब आपने मिथाइल ऑरेंज के लिए लिया था तो दोनों को सिंपल बस ऐड कर दिया, ठीक है, बस ऐड कर दिया। अब जब आपने एक बार फिनोप्थेलिन के लिए लिया तो फिनोप्थेलिन के लिए बस हम इसको स्टेज 1 पर रोकेंगे, और ये स्टेज 1 पर रुक गया, और ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है ना, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, तो क्या करेगा, ये टोटल रिएक्शन हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा रिएक्शन कर गया, इसका पूरा का पूरा मिली इक्विवेलेंट खर्च हो गया, ये सीधा से लग जाएगा यहाँ पर, और इसका कुछ वॉल्यूम इस टाइप से आ जाएगा। तो यही चीज है। और अब अगर आपको ये दिया रहे कि पहले मिथाइल, ये पहले फिनोप्थेलिन यूज करो फिर बाद में मिथाइल ऑरेंज, तो सिंपल आपका ये खर्च हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो भी बचेगा वो किसके लिए रहेगा, मिथाइल ऑरेंज के लिए रहेगा, है ना। तो वो नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज के लिए खर्च होगा, और जो ये स्टेज 1 पर रुकने के लिए और ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये फिनोप्थेलिन के लिए खर्च होगा। ओके, चलो, तो आप इसका प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है, आप इसको यूज करिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, चलिए, गुड लक।